नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं गीत चतुर्वेदी के नए और बहुप्रतीक्षित उपन्यास सिमसिम के साथ उपस्थित हूँ। सिमसिम हाल के दिनों का ऐसा इकलौता पहला मैं कह सकता हूँ हिंदी उपन्यास है जिसमें लेखक का नाम कृति से बड़ा है। आप समझ सकते हैं कि गीत की अपनी पहचान हिंदी साहित्य जगत में क्या है। गीत चतुर्वेदी अपनी रचनाओं से अधिक लोकप्रिय हैं और उनका लिखा उनके प्रशंसकों के बीच इस तरह से सराहा और स्वीकार किया जाता है कि चाहे वह गद्य लिख रहे हों या पद्य, हालांकि उनके शब्दों का जो प्रवाह है वह कहीं भी बराबर एक दूसरे को काटता रहता है। यानी जब उनका गद्य पढ़ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आप उनकी कोई कविता पढ़ रहे हैं, जब उनकी कविता पढ़ रहे होते हैं तो उनमें भी गद्य की ध्वनि या ध्वन्यात्मकता सुनाई पड़ती है। गीत बहुत ही जितने प्यारे व्यक्ति हैं, जितनी उनकी मधुर और मीठी आवाज़ है, जितने अच्छे उनके पास विचार हैं, उतने ही अच्छे शब्दों के भी वे सारथी हैं और वाहक हैं। यह उपन्यास अपने आप में अद्भुत इसलिए है क्योंकि अगर मैं गीत के ही शब्दों को लूं तो उन्होंने सबसे पहले एक कविता लिखी थी 1998 में जिसका शीर्षक था सिंधु लाइब्रेरी। ये कविता बहुत सराही गई। 2007 में उनको लगा कि ये कविता शायद कुछ अधूरी है तो उन्होंने इसे कहानी में परिवर्तित कर दिया। उस कहानी का नाम दिया सिमसिम। ये बात 2007 की है और ये जब प्रकाशित हुई 2008 में तो इसकी बहुत ज़्यादा सराहना हुई और बहुत ज़्यादा सराहना हुई। फिर ये उनकी एक किताब जिसका नाम था पिंक स्लिप डैडी, उसमें शामिल की उन्होंने ये कहानी और बहुत ज़्यादा प्रेम मिला। लेकिन जब 2016 आया और ये जो अनीता गोपालन हैं जिनको पेन अमेरिका का पेन हैम ट्रांसलेशन ग्रांट अवार्ड मिला इस कहानी के अनुवाद के लिए, सिमसिम के अंग्रेजी अनुवाद के लिए, और यह महज दूसरी ऐसी गल्प कृति थी जिसको ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था। तो इनको लगा कि यार ये बात कहानी फिर कुछ इसमें मैं कहते कहते रह गया, यानी इसको और विस्तार दिया जाना चाहिए। तो जो बात 1998 में उन्होंने एक कविता से शुरू की थी सिंधु लाइब्रेरी से और जिसको उन्होंने कहानी के रूप में परिवर्तित कर दिया, उसको 2023 में 20,000 शब्दों की जो कहानी थी, लंबी कहानी जिसको कह सकते हैं, वो 3 गुना से अधिक यानी लगभग 60,000 शब्दों के इस उपन्यास में तब्दील हो गई। अब इस कहानी के अंदर क्या है, इस उपन्यास के अंदर क्या है, इस उपन्यास में भाषा का क्या लालित्य है, प्रेम का कौन सा प्रवाह है, मनुष्य की कौन सी प्रतीक्षा है, कौन सी जिज्ञासा है, कौन सी संवेदनाएं हैं, कौन सी ध्वनियाँ हैं, किस तरह का एकाकीपन है या किस तरह की दीवानगी है, किस तरह का जुनून है, किस तरह का विस्थापन है, वह आप इसे पढ़ेंगे तभी जानेंगे। हालांकि मेरा नाम मैं है और बूढ़े की कहानी, ये लगातार एक क्रम में चलते रहते हैं इस उपन्यास में। और इस उपन्यास को गीत ने समर्पित किया है अपनी दादी को, जिनकी हथेलियों से अमरूद की खुशबू आती थी और जो आखिरी सांस तक अपने लड़काना को याद करती रही। ये उन्होंने समर्पण में लिखा है। और मेरा नाम मैं है, इसके साथ साथ वो पैरेलल बूढ़े की कहानी कहते हैं। उसके बाद दिलखुश पर आते हैं। दिलखुश कौन है, ये उपन्यास को पढ़ने के दौरान आप जानेंगे। इस उपन्यास की एक और खासियत है कि इसके जितने भी अध्याय हैं, इस उपन्यास की एक तो छपने से पहले ही बहुत सारे लोगों ने, हिंदी साहित्य जगत के जितने भी बड़े और स्थापित नाम हो सकते हैं, गीतांजलि श्री, अशोक वाजपेयी, नामवर सिंह,
इन सभी लोगों ने गीत चतुर्वेदी के गद्य और पद्य की बहुत तारीफ की और लगातार यह कहा कि गीत का जो लेखन है वह अद्भुत कौशल लिए हुए है, उसमें अद्भुत प्रवाह है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ और इसके कुल 27 खंड इस उपन्यास में हैं। इसकी एक और खासियत है कि हर खंड का जो पहला हिस्सा है वह किसी न किसी बड़े विचारक और लेखक के बारे में है, जिसमें वो लिखते हैं कि आसमान से गिरने वाली हर चीज़ को कोसा मत करो, बारिश भी आसमान से ही गिरती है। ये एलिफ शफक द बास्टर्स ऑफ इस्तांबुल में उन्होंने 6ठे अध्याय में, मतलब इस तरह के कोट्स हैं इस उपन्यास में जो इसको और भी गंभीर बनाते हैं। लेकिन गीत का जो शब्द कौशल है, जो संवेदनात्मक गहराई है और जो उनका चिंतन है, मैं कुछ हिस्सा इस उपन्यास का पढ़ना चाहूँगा जिससे आपको यह समझ में आ सके कि आपको क्यों इस उपन्यास को खरीदना चाहिए और क्यों गीत को बार बार पढ़ा जाना चाहिए। गीत जो गीतात्मक पद्य भी लिखते हैं। इन्होंने लिखा है, नीलसर जब मारी गई तो इतिहास के कालक्रम में उसका पुनर्जन्म हुआ। वह एक किताब के रूप में जन्मी। इस सृष्टि की पहली किताब या दूसरी किताब या तीसरी या चौथी, जाने कौन सी किताब, लेकिन वह एक किताब बन गई। राजा का पुनर्जन्म हमेशा राजा के रूप में होता है, कम से कम मैं तो ऐसा ही देखती आई हूँ। ये नीलसर इस उपन्यास की एक पात्र है जो बहुत पुरानी कहानी का हिस्सा है। इस उपन्यास में एक कहानी के रूप में आया है कि एक बहुत सुंदर सी लड़की थी जिसका नाम नीलसर था। संस्कृत में नीलसर का अर्थ होता है नीली झील, दिलकश, अनूठी और चाँद जैसी चमकती हुई। उसकी चर्चा, उसकी सुंदरता की चर्चा पूरी दुनिया में उस समय हो रही थी, लेकिन लोगों को लगता है कि ये कहानी है। एक बड़े से महल में रहती थी और केवल एक नौकर जानता था कि नीलसर वाकई है, बाकी लोगों के लिए वह कहानी थी और वह उसकी सेवा में रहता था। एक दिन नीलसर को अपने महल में नृत्य करने का शौक था। वो जब नृत्य कर रही थी तो नौकर ने जिद की कि वह चाहता है कि अपनी मालकिन का नृत्य देखें। तो इसने नीलसर ने इजाज़त नहीं दी, लेकिन बहुत उसने अनुरोध किया। तो चूंकि उसका प्रिय नौकर था और इकलौता नौकर था जो उसकी देखभाल करता था, तो नीलसर ने उसको कहा कि मैं जब डांस करूंगी दरवाज़ा बंद करके तो इसमें एक होल कर देती हूँ, छिद्र, जिससे तुम मुझे देख सकते हो। नौकर उसको देखता रहा और उसके सौंदर्य, अनिंद्य सौंदर्य और नृत्य को देखकर वह भाव विभोर हो गया। वह रोज उसका नृत्य देखता था और एक दिन धीरे धीरे ये बात खुल गई और वो राजा के पास पहुंची। राजा ने नौकर को पकड़ के मंगवाया और कहा कि नीलसर कहानी नहीं है, असली है, तुमने देखा है, तुम बताओ। पहले तो नौकर ने मना किया, लेकिन बाद में उसको स्वीकारना पड़ा मृत्यु दंड के भय से। अब राजा ने भी नृत्य देखने की जिद ठानी और वह आया। उस छिद्र से जब वह देख रहा था, नीलसर को पता चल गया कि कोई और आंखें, भिन्न आंखें उसको देख रही हैं। और राजा ने दरवाज़ा खुलवाया और शादी करने की जिद की। नीलसर नहीं मानी। वह राजा जो नीलसर के सौंदर्य पर मुग्ध था, अपने प्रेम का दावा कर रहा था, वह उसे न प्राप्त करने के असफल होने के चलते उसकी हत्या कर देता है। अब यहाँ पर गीत कहते हैं कि दरअसल राजा की यह प्रवृत्ति होती है कि वह जब नाराज होता है तो वह हत्या कर देता है। जो नौकर बचाने की कोशिश कर रहा था उसने भी हत्या कर दी और नीलसर की हत्या कर दी। नीलसर क्या हुई? वह एक अबोध थी। जब प्रेम करते हैं आप तो प्रेम में उदाहरण देते हैं गीत की, जैसे बच्चे तितलियों को पकड़ते हैं, खेलते हैं, उन्हें उड़ा देते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो तितलियों का पंख नोच देते हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्रूरता जो है धीरे धीरे समाज में बढ़ती है और राजा हर काल में ऐसा होता है। और नीलसर जो है वह हर काल में किताब बन के पैदा होती है और राजा हर समय ऐसा होता है। और फिर वो यहाँ आगे बढ़ते हैं और उदाहरण देते हैं कि नीलसर ने इस घटना से वो इतनी आहत होती है कि वो तय करती है कि मनुष्य रूप में नहीं जन्मेगी, तो उसका पुनर्जन्म किताब के रूप में हुआ।
असीरिया की राजधानी निनवे की लाइब्रेरी में वह रही। वहाँ भोजपत्र ताम्रपत्र शिलालेख के रूप में उसको जलाया गया। फिर वो उदाहरण देखते हैं कि अलेक्जेंड्रिया में उसको जलाया गया। फिर मालदीव्स के बौद्ध मठों में उत्पाती राजा पहुंचा, उसने बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी, 5 भिक्षुओं के सर काटे और 500 किताबों को जला दिया। वो करोड़ों किताबें थी, उनको जला दिया। मंगोल बगदाद जब वह पहुंची तो वहां जला दिया गया। यहाँ से वो उदाहरण देते हैं कि किस तरह से क्रूरता और आतंकवाद ने पूरी दुनिया में किताबों को, शब्दों की दुनिया को घेर रखा है और दुनिया का कोई ऐसा कोना आज नहीं बचा है जहाँ इंसान का खून न बहा हो। तो यह कैसी सभ्यता है। और कोई भी क्रूर राजा होगा दुनिया का, कोई भी क्रूर शासक होगा दुनिया का, सबसे पहले वह किताबों का विरोध करता है। और यहाँ पर वो आते जाते कहते हैं कि यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट आंदोलन के लोग हैं, वह भी जब विरोध में आते हैं, जनता भी जब विरोध में आती है, तो सबसे पहले उन जगहों को फूंकती है जहाँ किताबें होती हैं। और जन्म जन्म का खेल हर जन्म में चलता है। आखिर नीलसर की कितनी कहानियाँ सुनाऊं, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। मैं वही नीलसर हूँ, अपना जलना, मिटना और दोबारा एक नई किताब बनकर प्रतिरोध की जिद में खड़े होना। मैं चाहूँगा कि अगर आपको किताबों से प्रेम हो, अगर मनुष्यता को बचाना चाहते हैं और मनुष्यता का जो संघर्ष है उसको समझना चाहते हैं, तो इस उपन्यास को खरीद कर पढ़ें। इसमें निर्वासन, इसमें प्रेम, इसमें संवेदना, इसमें मनुष्य की आकांक्षा, इच्छा, सब कुछ समाहित है। गीत चतुर्वेदी को इस बहुप्रतीक्षित लेकिन बेहद उम्दा उपन्यास के लिए बधाई दी जानी चाहिए। इस उपन्यास को हिंद युग्म ने प्रकाशित किया है, जिसका मूल्य है 249 रुपये और पृष्ठ संख्या है 256। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय मैं ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।